नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है गोतीर्थ आश्रम की इस विशेष श्रृंखला में, जिसका शीर्षक है होम्योपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन। आप सबको पता है कि मानव स्वास्थ्य से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसमें पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिसका वर्तमान में जो चल रहा है समय, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से सब लोगों ने बड़ी समस्याएं महसूस की, बहुत सारी उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई, जिसको लोगों ने झेला। आज हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर आर.एस. चौहान जी। डॉक्टर साहब विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कॉन्फ्रेंसिस में डॉक्टर साहब को सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब का मैं फिर भी एक औपचारिक परिचय आप सबको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब हेड पैथोलॉजी एंड वेटरनरी साइंस रहे हैं और डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर IVRI रहे हैं और डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर IBT रहे हैं और डॉक्टर साहब को लगभग 40 सालों का अनुभव होम्योपैथी के ऊपर रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़े गहन अनुसंधान इसमें किए हैं और बहुत सारे विश्व स्तरीय मंचों पे भी डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी के बारे में लोगों को समझाया, अपना ज्ञान दिया है। और डॉक्टर साहब भूतपूर्व सलाहकार रहे हैं WHO जैसी संस्था के। और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें। और साथियों, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोई भी ऐसा विषय या वस्तु नहीं है जो हमें 100% स्वास्थ्य की गारंटी दे सके, लेकिन जो हमारी परंपराएं रही हैं, आयुर्वेद की परंपरा रही हैं, जो हमारी दिनचर्या रही है, जो गाय के माध्यम से हमें गो आधारित कृषि का अनाज उपलब्ध होता था या जो उसके गाय के गव्यों का हम उपयोग करते थे, फिर भी स्वास्थ्य की दर उसमें बहुत ज्यादा थी। वर्तमान समय में जैसे आज के युग में हर व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्या को, हर परिवार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े इनसिक्योर हो गए हैं इस विषय को लेके। तो हमारी आप सबसे अनुरोध है कि आप इस विषय को बड़े गहराई और ध्यान के साथ सुने और डॉक्टर साहब के जो भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको आप इसी प्लेटफॉर्म पे गोतीर्थ यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके पास भेजें तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। अब मैं ज्यादा समय न लेके डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब आप आज के विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे वर्तमान समय में गाय के माध्यम से स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण को भी मजबूत किया जा सकता है और ज्यादा मनुष्य के लिए उपयोगी किया जाता है। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद विनोद जी। जैसा आपने कहा कि आज का विषय जो अपने लोग काउपैथी के माध्यम से देखना चाहते हैं वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। हमने जैसे शुरुआत से बात की कि गाय और गाय से प्राप्त 5 चीजें जिनको पंचगव्य कहा, और गाय से प्राप्त 5 चीजें, सभी को मिला करके जो एक पैथी, एक पद्धति बनी, वो उसको नाम दिया गोपैथी या काउपैथी। काउपैथी ह्यूमन हेल्थ, आदमियों का स्वास्थ्य, काउपैथी एनिमल हेल्थ, पशुओं का स्वास्थ्य, और काउपैथी फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ। ये तीनों का समावेश है। आज जो एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करेंगे वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे आसपास का एनवायरमेंट सही नहीं है तो निश्चित रूप से हमें भी उसकी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी और झेल रहे हैं। जगह जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर बारिश नहीं होती, या जगह जगह ऐसी स्थितियां हैं कि पेड़ कट गए ज्यादा, जमीन बंजर हो गई। जगह जगह दूसरे प्रकार की स्थितियां हैं कि पानी का भराव ज्यादा हो रहा है, नदी नाले रोक दिए तो बाढ़ आ रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं। तो माने पर्यावरण में असंतुलन जो हुआ प्रकृति के दोहन की वजह से, और विशेष रूप से कृषि में हमने इतने सारे केमिकल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कृषि, बागवानी या इवन घर, हाउस होल्ड या पशुपालन, सभी में ये ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया कि जिनके अवशेष 40-50 वर्ष तक उस वातावरण में बने रहते, और वो एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन ऐसे प्रभाव डालते। हम देखते हैं, जैसे कई बार मैंने मानव स्वास्थ्य वाली बात जब करी होगी तो ये बताया भी होगा कि एक बार किसी क्षेत्र में जैसे DDT एग्जाम्पल लें, उसे छिड़क दिया जाए तो 48 वर्ष तक उसके अवशेष रहते हैं। और उसके क्या प्रभाव है उसका इतने से अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि जो हमारे दादाजी पूर्वज थे, तो दादाजी कितने बलवान थे, उसके बाद हमारे पिताजी कितने थे, उसके बाद हम कितने हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, और उनके बच्चे कैसे हैं।
पहले अस्पताल जानता नहीं था, डॉक्टर को कोई जानता नहीं था, दवाई गोली जानता नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि मेरी माँ ने, पिताजी ने, दादाजी ने कभी अस्पताल का मुंह भी नहीं देखा होगा, ऐसी स्थिति थी। और अब जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही वो अस्पताल, एंटीबायोटिक्स और दवाएं, माने जो शरीर की जो ताकत थी वो धीरे 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 उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, घटती जा रही है। और इसका कारण हमारे आसपास का पर्यावरण इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो हम 4-5 चीजों को लेते हैं: भूमि, जल, वायु, वनस्पति, वहां के खाद्य पदार्थ और वहां के पशु पक्षी। पहले जैसे, खैर मैं तो अभी भी, मेरा तो थोड़ा सा जंगल में मकान है अभी जहाँ रहता हूँ, तो वहां पक्षी खूब आते हैं, सुबह से चहचहाहट होती है। मेरे तो जब रिलेटिव्स कोई दिल्ली गुड़गांव से आते हैं तो वो कहते हैं कि पक्षियों की आवाज तो आपके ही आके सुनने को मिलती है। कौवे खत्म हो गए, गौरैया खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं दिखाई देती, फाख्ता खत्म हो गई, कबूतर खत्म हो गए, है ना। तो ये पर्यावरण में हमने किया क्या कि भूमि को खराब किया, जल को खराब किया, वायु को खराब किया, वनस्पतियां खराब हुई। मैं तो ईश्वर की कृपा ये रही कि एक तो हमारी जहाँ संस्थान है, जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, वो सब ऑलमोस्ट शहर से हटके हैं। और दूसरे 5 साल में एक ऐसे संस्थान में निदेशक के पद पर था कि जो बिल्कुल जंगल में था। जंगल में माने शहर से 8 किलोमीटर दूर घने जंगल में, जहां केमिकल नाम की कोई चीज पहुंची ही नहीं थी। वहां की वनस्पति, वायु, सब चीज शुद्ध थी। तो मैंने वहां भी शोध किया है काफी दिन। तो खैर, अब ये देखेंगे हम लोग कि जैसे पर्यावरण में भूमि आई, तो भूमि का कैसे हमने विनाश किया। भूमि में आज ये स्थिति आ गई है कि इतने फर्टिलाइजर डाले, इतने पेस्टिसाइड डाले हमने कि केंचुआ खत्म कर दिया, उसका जीवाश्म खत्म कर दिया, उसके जीव खत्म कर दिया। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर हम केंचुआ खाद या दूसरी माइक्रोबियल कल्चर डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, ढैंचा बोया, खेत में जोत दिया, खाद बन गई। 2 दाल वाली फसल चक्र बनाते थे, एक बार गेहूं हो गया तो एक बार कोई दाल वाली फसल हो गई, एक बार ऐसे तो एक बार ऐसी, फसल चक्र। अब कुछ नहीं, इसमें धान गेहूं इसी पर चल रहे हैं सभी। तो उससे भूमि जो उपजाऊ थी, ऊपर का जो जीवाश्म था, 3 इंच की लेयर जो थी, वो हमने खत्म कर दी। और बची कुची ट्रैक्टर ने इतनी गहराई से जोत दिया कि वो भूमि में इतना प्रदूषण हो गया कि वहां पे जीव है ही नहीं अभी। और जब तक वहां जीव नहीं होंगे तो कैसे चलेगी वो। तो गाय पैथी, गोपैथी की जब हम बात करते हैं, गाय के गोबर में जो चारा पच के आता है, इतने उसमें एंजाइम्स, इतने उसमें पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो बंजर से बंजर जमीन को भी ताकत देते हैं। एक मैं उदाहरण दे दूं आपको, जो वैज्ञानिक सत्य है। गाय के 4 पेट होते हैं, और गाय जब कोई चारा खाती है तो चारा पहले रूमेन में, फिर रेटिकुलम में, फिर ओमेजम में, फिर एबोमेजम में, ऐसे 4 पेटों से होकर गुजरता है। जो पहला पेट है रूमेन, उसमें चारा जाता है तो चारे को वहां के सूक्ष्म जीव पचाते हैं, फर्मेंट करते हैं। गाय के रूमेन में इतने सूक्ष्म जीव हैं कि उनकी पहचान अभी तक वैज्ञानिक समुदाय नहीं कर पाया। इतने सूक्ष्म जीव, अरबों 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 अरबों। और जो गाय समझिए कि आपके यहाँ कोटेश्वर में है, जो गाय हमारे यहाँ मैदान में है, जो गाय घर पे है, जो गाय दाना खा रही है, जो गाय कैसा चारा खा रही है, उसके हिसाब से उन सूक्ष्म जीवों का संतुलन घटता बढ़ता रहता है। ये सब विदित वैज्ञानिक तथ्य अपने आप। अब आप समझिए, इतने असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने असंख्य सूक्ष्म जीव जिस चारे को पाचन करते हैं, और उसके साथ उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, पेप्टाइड्स, एंजाइम्स, ढेर सारी प्रोटीन्स, वो जो गोबर के माध्यम से बाहर निकलती है। अब ये गोबर जिस भूमि में जाएगा, उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव का नंबर बढ़ाएगा, और भूमि को पोषित करेगा, और जो केमिकल भूमि में थे उनको भी धीरे 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 करके नष्ट कर देगा। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि गाय के गोबर गोमूत्र से जो हम खाद, बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, विभिन्न प्रकार के बनाते, तो उससे भूमि का शुद्धिकरण होता है, भूमि उपजाऊ बनती है,
और भूमि का जो प्रदूषण है वो उससे कम होता है। आप बड़ी मजेदार बात देखिए, पहले कहते थे हम लोग, भाषणों में कहते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर का विषय है ये। अभी मैं जिस बंगले में रहता हूँ, हमारे बंगले के आसपास चारों तरफ 1 एकड़ जमीन रहती है। मेरे से पहले जो भी रहते होंगे तो उसमें वो लोग केमिकल खाद डाल के गेहूं धान जो भी फसल करते हो, मैंने पिछले 4-5 साल से बिल्कुल बंद करा दिया। कुछ नहीं, कोई केमिकल या कुछ नहीं आएगा जब से मैं गया। सिर्फ गाय के गोबर की बनी हुई कोई खाद, कंपोस्ट या ये बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर या केंचुआ खाद, इसी का प्रयोग करते हैं। इतना केंचुआ पैदा हो गया अभी उसी जमीन में अपने आप, इतना केंचुआ हो गया कि जैसे घर के दरवाजे के आसपास सीमेंटेड फर्श है आसपास काफी दूरी तक, तो बारिश होते समय वो केंचुआ जमीन से रेंग रेंग के फर्श पे आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे डरते हैं कि देखो क्या आ गया, ये इतना केंचुआ हो गया। माने हमने केंचुआ केंचुआ शुरू से बचपन में पढ़ा होगा कि केंचुआ किसान का मित्र है, और हमने केमिकल डाल डाल के उसे खत्म कर दिया, अपने मित्र को ही मार दिया। अगर आप वो केमिकल डालना बंद करें, गाय की खाद, गोबर गोमूत्र से बनी बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से भूमि 1, 2, 3, 4 साल के अंदर अत्यंत उपजाऊ और बिल्कुल ऑर्गेनिक हो जानी है। केमिकल खत्म हो जाना है, जीव अपने आप पनपेंगे। प्रकृति का नियम है कि जीव तो अपने आप ही आना है वहां पर। तो एक तो ये, अब इसी के साथ साथ जल जुड़ा हुआ है। जल में क्या है कि भूमि में अब तक क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर से जुताई करके उसको ठोस बना दिया हमने, तो भूमि में पानी सोखने की ताकत ही नहीं थी। अब जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो वाला बता रहे थे गाय वाला, ये जाएगा उसमें, तो गाय ये जमीन जो है वो पानी को शोषित करती है, पानी एब्जॉर्ब होता है, नीचे जाता है जमीन में, तो भूमिगत जल जो है उसका लेवल बढ़ेगा आपका। दूसरा, जो जमीन में पानी जाता है उसको अंदर से हम लोग पहले नल लगा के या ये बोरिंग करके पानी निकालते थे। विभिन्न कंपनियों ने क्या किया, उनके केमिकल का जो डिस्पोजल होना था वो प्रॉपर डिस्पोजल न करके उन्होंने भी बोरिंग करके नीचे डाल दिया, तो हमने नीचे के पानी को भी, भूमिगत पानी को भी प्रदूषित कर दिया। अब उस पानी के सही के लिए क्या, फिल्टर के साहब, ये फिल्टर वो फिल्टर, 20-20, 30-30 हजार के फिल्टर के बिजली से चलेंगे, ये फिल्टर लगाइए तब पीने लायक पानी बनेगा। बचपन में मैं देखता था कि हम लोग जब ट्रेवल करते थे ट्रेन से, बस से, तो पानी कभी साथ नहीं रखते थे। पानी जहां बस रुकी, जहां ट्रेन रुकी, वहां उतरे और नलका लगा रहता था, उसमें जाके हाथ लगाए पानी पी लिया और कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। अभी स्थिति यह है कि पानी जो प्लास्टिक की बोतल में बेचते हैं, मुझे लगता है सबसे खतरनाक चीज दुनिया की कोई है तो वही है, और लोग पी रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो उस समय देखते थे कि अंग्रेज लोग आए तो पानी की बोतल लेते थे साथ में वो, तो हम लोग कहते थे क्या है, तो मिनरल वाटर है सब। अब मिनरल वाटर से सिर्फ आरओ वाटर में कन्वर्ट हो गई। कितना बड़ा धोखा हमारे देश के साथ हुआ है। मिनरल वाटर में ये था कि साधारण पानी में और न्यूट्रिशियस जो मिनरल है, माइक्रो मिनरल से उनको मिला के तब मिनरल वाटर बनता था। अब हमने क्या किया, आरओ का पानी, कि जो हमारा पानी था जिसमें जो भी मिनरल थे वो भी आरओ के सिस्टम से वो भी आउट कर दिए। और आरओ के पानी में जो टीडीएस होता है नॉट मोर देन 70-80, जबकि शरीर को चाहिए 300 कम से कम। अब क्या हुआ, हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, महिलाओं में दिनों दिन फ्रैक्चर होते हैं, कैल्शियम की कमी हो गई। अब कैल्शियम ऊपर से खाइए। माने एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को पैदा करता है, दूसरी समस्या का समाधान तीसरी समस्या को पैदा करता है, और इस प्रकार से केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करती है। सीधी सी बात है, पानी जिसके पास जहां जैसा भी है, उबालिए, ठंडा करिए, पीजिए, कोई फिल्टर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। एक, और दूसरा, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गौपैथी के माध्यम से अपनाने जा रहे हैं, अगर उसे अपना लेते हैं तो पानी की नीचे की जो लेयर है वो अपने आप सही हो जानी है, उसमें केमिकल रहेंगे ही नहीं। कुछ दिन में वो जीवाश्म जा रहे हैं, जीवाणु जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार वायु प्रदूषण में क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज का धुआं है, तमाम तरह के ऐसे ऑटोमोबाइल्स का धुआं है, सड़क के किनारे की जितनी घास है वहां पर जानवर जब चरते हैं तो उनको खा लेते हैं, उनमें लेड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल का धुआं है उसमें लेड बहुत जाता है। जबरदस्त प्रदूषण हुआ वायु का।
और हमारे जो शहरों की कॉलोनियां हैं, कॉलोनीज बसी कहाँ पर, वो रोड के किनारे किनारे। अब एक तो डिस्टरबेंस होता है आवाज से, एक डिस्टरबेंस होता है उसके वाइब्रेशन से, एक डिस्टरबेंस होता है उसके धुएं से, और ज्यादा पॉल्यूशन। और ये स्थिति है कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन की बात आती है तो क्या कहते हैं कि साहब हरियाणा पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं इसलिए हमारा प्रदूषण हो रहा है। अरे भाई, प्रदूषण का लेवल दिल्ली में दिल्ली की वजह से है। जो दिल्ली में दिल्ली की फैक्ट्री या ऑटोमोबाइल्स हैं, उनसे लेवल ऑप्टिमम तक पहुंच गया, और जो दूसरे वातावरण का धुआं आ रहा है उससे वो बढ़ता है। तो आप अपना कम करो ना, आपका अपना कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो खैर, वायु का प्रदूषण एक जबरदस्त बड़ी भयंकर समस्या है। ये भी सांस की प्रॉब्लम, इससे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये, और ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि दो तरह के इन्वायरमेंट हैं, माइक्रो और मैक्रो। अभी तक हम जिस मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, उसका सुधार तो यही होगा कि भाई ऑर्गेनिक जब बनेंगे, केमिकल्स हटे, और ऑटोमोबाइल्स में भी प्रतिबंध लगे या वो भी ग्रीन फ्यूल से चले, तो उसे कम कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो एनवायरनमेंट है आपके घर का, उसका उपाय गायपैथी में है। क्या कि गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएं, कंडे, गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती, इसका प्रयोग घरों पर करें, हवन करें, धूप बत्ती जलाएं। और गाय के गोबर से बनी हुई चीजों का जब प्रयोग करते हैं तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक है वो मरते हैं, फ्यूमिगेशन होता है घर का, वायु शुद्ध होती है, ऑक्सीजन जनरेट होती है। पेड़ पौधे लगाएं घर के आसपास, तुलसी है, ऐसे 4-5 पौधे बताते हैं लोग, एलोवेरा है, तुलसी है, आम है, आसपास हम लोगों के घरों पे आमतौर पर लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके देखेंगे आप तो जो गोपैथी है, इसका पर्यावरण की हेल्थ में, जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान। इससे जो केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये खत्म होंगे, हैवी मेटल्स ये खत्म होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, अब तमाम लोग सेंट छिड़क रहा है, कोई कोई कलर युक्त कोई भोजन बना रहा है या कर रहा है, कोई प्रिजर्वेटिव पड़े हैं सब अन्न में, इसमें। तो ये सब की जितनी कमी करेंगे उतना ये अच्छा रहेगा। फूड चेन में जितना केमिकल आ रहा है वो कम होगा गोपैथी का जब इस्तेमाल करेंगे। और आप ये देखिए कि जैसे किसी पर्यावरण में किसी एक पर्टिकुलर यूनिट बना ले वातावरण की, वहां जो केमिकल का प्रयोग हो रहा है वो केमिकल की एक मात्रा, माने जो है, सपोज एक एग्जांपल है, 1 ग्राम मात्रा वहां के वनस्पति में है, तो वहां के पशुओं में 3 गुना और मनुष्य में 5 गुना तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आदमी अल्टीमेट कंज्यूमर है। जो सब्जी है, दाने हैं, तेल है, ये सब डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आएगा। फिर वो जो पशु चारा खाएंगे उनसे दूध आएगा, दही, मक्खन, घी आएगा। जो मीट वाले हैं उनको मीट आएगा, अंडा आएगा। तो सब घूम फिर के आएगा तो आदमी के पास है, और जो आदमी के पास आएगा वो सब प्रदूषित होगा। और अगर हम इस चेन को तोड़ते हैं शुरुआती गोपैथी के माध्यम से, तो हमें बैलेंस्ड इकोसिस्टम, बैलेंस्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसमें जो अन्न उत्पादन, जैसे हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं मेरे लिए हो गया मनुष्यों के खाने के लिए, गेहूं का भूसा गाय के खाने के लिए हो गया, और वो एनिमल के प्रोडक्ट्स जो गोबर और इस रूप में आए, उसने कृषि भूमि को उपजाऊ बना दिया। तो एक साइकिल है, देखिए कितनी बढ़िया साइकिल है कि भूमि भी उपजाऊ हो गई, मनुष्य भी स्वस्थ रहा, पशु भी स्वस्थ रहे, है ना। और ये गौ माता की कृपा से ऐसे करके पूरी साइकिल बन जाती है। अब आप एक एग्जांपल, कई लोग कहते हैं कि साहब वो वेजिटेरियन और मीट ईटर्स, इनमें क्या, ये कैसे? तो मीट ईटर्स ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक स्टडी के अनुसार आप देखेंगे कि जो मीट उत्पादन में और जो अन्न उत्पादन में पानी का प्रयोग होता है, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए 1 लीटर पानी से अन्न बन रहा है तो 10 लीटर पानी से उतना मीट बनेगा। माने जो वेजिटेरियन है उनके मुकाबले जो मीट ईटर से उनको 10 गुना पानी अधिक लगता है, जिससे पर्यावरण इम्बेलेंस हो रहा है, इम्बेलेंस हो रहा है। काउपैथी के माध्यम से हम जो टॉक्सिन्स डेवलप हुए हैं इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, इम्यूनिटी बैलेंस होती है शरीर की,
नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, डाइजेशन बैलेंस होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हमारा फूड और फूड चेन सही होती है, सॉइल हेल्थ सही होती है, वाटर हेल्थ सही होती है, वेजिटेशन वहां का सही होता है, एनिमल हेल्थ सही होती है, और अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं ह्यूमन हेल्थ, वो ह्यूमन हेल्थ हमारा स्वास्थ्य वो बढ़िया होता है। गोपैथी जैसे मैं कहता हूं, काउपैथी, तो ये थेरेप्यूटिक, ये प्रिवेंटिव, ये कंट्रोल मेजर्स, तीनों रूप में काम करता है। एलोपैथिक सिस्टम में आप देखेंगे तो एक चीज थेरेप्यूटिक है तो उसी के लिए है, थेरेप्यूटिक मीन्स ट्रीटमेंट या उपचार जो हो रहा है। प्रिवेंटिव माने जैसे वैक्सीन है, उसका कोई निदान, इसके करना, बचाव करना उसका। और कंट्रोल, कैसे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे भूमि, पानी, वायु मैंने बात की, तो आज जो ठीक नहीं है उसको स्वस्थ करना है तो गोपैथी, उसको भूमि और इनका बचाव बनाए रखना है पहले से तो गोपैथी, और जहां बड़े क्षेत्र में हमने उसको कंट्रोल करना है तो गोपैथी। सभी जगह काउपैथी का योगदान अतुलनीय है पर्यावरण की हेल्थ सुधारने में, और जब पर्यावरण की हेल्थ रहेगी तो वहां की वनस्पति, वहां के पशु, वहां के मनुष्य सब स्वस्थ होंगे। इसी के साथ अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। सब अभी हम देख रहे थे कि जैसा आपने बोला कि मीट उत्पादन में अनाज उत्पादन की बजाय अनाज ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि लोग प्रोटीन और जो दूसरी चीजें हैं उसके नाम पे मीट को ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या उसका स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव आएगा, जो ज्यादा मांस खा रहे हैं या मीट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से खा रहे हैं? जी, ऐसा है ना, देखिए जो मीट ईटर्स है वो अपनी समस्याएं अलग है। प्रोटीन की बात तो ये झूठी है, क्योंकि जितनी प्रोटीन हमारे दालों में होती है, जितनी प्रोटीन दाल में होती है, जितनी प्रोटीन हमारे जो वनस्पतियां हैं, जो शाक भाजी हैं, इनमें है, इतनी प्रोटीन मीट में नहीं रहती। एक दूसरा, मीट से तमाम तरह की समस्याएं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पैदा होती है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो मीट पाचन के लिए नहीं है, ओरिजिनली वेजिटेरियन है। अब उसको मीट खिलाते हैं तो वहां पर फर्मेंटेशन होता है, कोलन कैंसर होता है। और एक मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि एक कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पैदा होने से मृत्यु तक दूध पी सकता है, घी खा सकता है, रोटी चावल दाल सब्जी खा सकता है, लेकिन मृत्यु पर्यंत, पैदा होने से मृत्यु पर्यंत मीट नहीं खा सकता। शुरुआती बच्चा मीट नहीं खा सकता, दूध ही चाहिए। और लास्ट समय में जितने भी मीट ईटर्स मेरे मित्र यहाँ और विदेश में मैंने देखे, वो 30, 35, 40, 45 साल तक तो खाया। अब उसके बाद उनका पाचन गड़बड़ा गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बैठ गया। अभी कोई मीट फाइबर, अब वो फाइबर ढूंढते हैं कि खाने में या डाइट में फाइबर कहाँ से आए। अब वो फाइबर भी आर्टिफिशियल पैदा कर रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है, एक सज्जन अमेरिका से मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार तुम कहाँ पागल हो गए। अरे फाइबर उनको चाहिए कि जिनका जो मीट ईटर्स हैं, जिनको मीट में कुछ है ही नहीं, फाइबर है ही नहीं। अरे हम तो रोटी दाल चावल खाने वाले हैं, दाल सब्जी, हम तो कच्चा खीरा खाते हैं, कच्ची सब्जियां ताजी घर पर बनती हैं, ताजी ताजी खा ली, तो उसमें जितना फाइबर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ठीक रखता है। जबकि मीट से फर्मेंटेशन होकर के ऐसी टॉक्सिटी होती है कि कोलन कैंसर, सबसे ज्यादा कोलन कैंसर है तो वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना। तो अब पानी भी ज्यादा यूज हो रहा है, पर्यावरण भी ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, पशु हत्या वो कर रहे हैं, है ना। उसके मुकाबले जो वेजिटेरियन है, वैसे तो तर्क देखिए दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो वेजिटेरियनिज्म है, जो डाइट है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जन्म से लेके मृत्यु तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीट का आजीवन आप प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार की बात मैं जो अल्कोहल वाले, दारू पीने वाले लोग हैं, वो भी कहता हूं कि तुम जन्म से मृत्यु तक दारू नहीं पी सकते। एक स्टेज ऐसी आएगी कि डॉक्टर कहेगा कि भाई अब इसे छोड़ दो, और तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तभी स्वस्थ रहोगे, नहीं तो चले जाओ, है ना। तो वो वाली स्थिति है। तो शाश्वत, अब जो कहते हैं ना हमारे धर्म की बात, सनातन धर्म शाश्वत, तो हमारी वस्तुएं जो सस्टेनेबल, शाश्वत है, सस्टेनेबल है।
हमेशा रहने वाली है, वो तत्कालिक है, स्वाद है जीव का, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब अभी एक बात दिमाग में आई कि जी। यहाँ तो बदनाम तो होली को किया जा रहा है कि एक दिन में सारा पानी बर्बाद हो गया, और ये काम मीट वाले कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे अब होली की बात आई, जैसे होली पर रंग करेंगे तो सब प्रदूषण हो रहा है नहीं? और बाकी लोगों के जो त्योहार है उसमें प्रदूषण नहीं हो रहा है। ये तो एक ऐसी संस्कृति डेवलप करी गई, राजनीतिक संस्कृति रादर मैं कहूंगा, कि हमारी जो मान्यताएं थी उनका मजाक उड़ा के उसको खत्म किया गया। चाहे राजनीतिक वालों ने, चाहे फिल्म वालों ने, चाहे दूसरे लोगों ने। एक अब शोले पिक्चर का उदाहरण देखिए कि एक मौलवी, एक मोहम्मदन है, वो बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी सब पूजा करते हैं, और बाकी पंडित की मजाक बनाएंगे, बनिए की मजाक बनाएंगे, राजपूतों की मजाक बनाएंगे। अरे राजपूत शासकों की वजह से जिन्होंने युद्ध लड़े और अपने त्याग करे, घास की रोटियां खा के भूमि को बचाया, इसको उनको तो बदनाम करते हैं लोग, है ना? तो ये एक ऐसा वातावरण हुआ, लेकिन अब बदल रहा है विनोद जी, सारी चीजें बदल रही हैं, लोग समझ रहे हैं, और जो जानकार हैं वो इतिहास भी दोबारा देख रहे हैं, बाकी चीजें भी देख रहे हैं, और सबकी समझ में भी आ रहा है कि हमारी चीजें कैसे खत्म की गई। पानी की बात आई, अगर पानी को आप तांबे के बर्तन में रख के स्टोर करिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। मिट्टी के बर्तन में रहिए, हमेशा शुद्ध रहेगा पानी, घड़े में जो रखते हैं हम लोग। तो सब अभी एक प्रश्न और आया है, हमारे एक मित्र हैं, वो उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि जो गाय हैं और जो गोचरान है, तो ये गोचरान ही क्यों रखा गया था उसके लिए, जबकि आज के समय में भी पशुपालन तो हो ही रहा है, या भैंस लोग रखे हुए हैं लोगों ने, तो गोचरान के अंदर गाय का विशेष स्थान क्या है, किस तरीके से वो वातावरण को गोचरान में घूम के संतुलित करती है? बहुत बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए जिसने भी पूछा, ये था कि जो पूरे गांव में, तो देखता हूँ हमारे यहाँ का ही, मैं तो एग्जांपल देता हूँ, बचपन गांव में बीता है, 40-50 गाय हमारे परिवार में थी, ऐसे ही सभी परिवारों में 10-20-50-100 गाय थी सबके पास। गाय मीन्स गोवंश, और वो चरने जाते थे चरागाह, और गांव की पंचायत की जिम्मेदारी होती थी चरागाह को उनको मेंटेन रखना करना, और वो बढ़िया फलते फूलते थे अपने आप ऑटोमेटिक। अब देखिए प्रकृति का क्या संतुलन था, गाय चरागाह में चरने जाती थी, गाय घास चरी आई, आपको चारे की व्यवस्था नहीं करनी, सुबह गई शाम को आ गई। गाय ने जो गोमूत्र और जो गोबर किया, उससे चरागाह की भूमि उपजाऊ हुई, वो चरागाह और बढ़िया हो गया। कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, वायु शुद्ध, पानी शुद्ध, भूमि शुद्ध, सारी चीजें शुद्ध आपकी। और जो गाय स्वस्थ, गाय क्यों स्वस्थ, कि घर पे बांध के जो गाय को आप चारा खिलाते हैं, वो खिलाते हैं जो आपके पास अवेलेबल है या जो आप चाहते हैं। जो गाय जंगल में चरने जाती है, गाय वो खाती है जो गाय की इच्छा होती है। अब आप समझिए, जैसे आपको घर में, अभी घर जाएं आप, और आपको ऐसा भोजन दे दें आपकी मिसेज कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, कई लोग बैंगन नहीं खाते, करेला नहीं खाते, आपको वही दे दे, तो आप तो नहीं खाओगे ना, आप वो खाओगे जो आपको पसंद है। तो गोमाता के लिए क्यों नहीं, गौ माता को हम वो चारा खिलाते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। जो गाय की इच्छा है वो अपने हिसाब से चरने जाती है। इसलिए हमारे पूर्वज बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने गाय की इच्छा अनुसार, वो जो चरागाह थे, गाय अपनी इच्छा अनुसार चर के आती थी, वहां की घासें खाती थी, जड़ी बूटी खाती थी, और उससे जो उत्पाद, जो गोमूत्र, गोबर, गोदूध निकलता था, वो अपने आप में शुद्ध होता था, तो गाय की इच्छा से होता था। दूसरा, एक हम लोग ये मानते हैं कि एक्सरसाइज, अपने लोगों को भी होता है, भाई खाना खाइए टहलने जाइए। हम लोग पहले गांव में रहते थे तो घर अलग और घेर अलग, तो इतना चलना हो जाता था कि खाना खा के अपने आप ऑटोमेटिक घूमने की जरूरत ही नहीं होती थी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक खेतों तक अलग से होती थी, और वो अनिच्छा हो इच्छा हो अपने आप हो जाती थी ऑटोमेटिक। अब क्या, गाय आपने अंदर बांध दी, वही बधी है सुबह से रात तक, उसे तो घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिला। आपने चारा खिला दिया, दाना खिला दिया, तो अब जो गाय के भी जो पाचन के फलस्वरूप जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो काफी चीजें अच्छी होती हैं, काफी खराब होती हैं, वो टॉक्सिन्स कहाँ जाएंगे, वो तो उसी में रह गए ना। दूसरी तरफ गाय चरागाह में जा रही है, जब चरागाह में जा रही है तो क्या हो रहा है कि गाय घूमती है, और उसके फलस्वरूप जो गाय का पसीना निकलता है, उससे उसके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और जो हमें उत्पाद मिलता है वो अत्यंत शुद्ध वाली बात हमें मिलती है, चाहे गोमूत्र के रूप में, चाहे दूध के रूप में। तो ये गाय का पसीना निकलना, गाय का घूमना, चरागाह से चरना, ये सबसे उत्तम
जो पशुपालन था वो यही प्रकार का था। मनुष्य इतना लालची है, ऐसी ऐसी गौशालाएं, ऐसे ऐसे गांव या वो देखे मैंने, 500 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन गौशाला के नाम है, लेकिन जमीन की खेती तो लाला जी कर रहे हैं और गाय को भूसा भी नहीं मिल रहा बेचारी। ऐसी स्थितियां पैदा हो, जितनी चरागाह की जमीन थी मेरे ख्याल से सब जगह जगह काबिज कर ली गई। अगर वो जमीन मुक्त हो जाए तो गाय के चरने का स्थान उपलब्ध है पर्याप्त। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है जो चरान की उपलब्धता है, ये गाय गाय का विषय नहीं है। ये जो जिन लोगों ने भैंस रखी हुई है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके लिए वर्तमान में वो चारा उगाने के लिए पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। वो भैंस जी सारा दिन वहां पे खड़ी रहती है, गोबर करती है, गिल्ला करती है, तो वो सूखता नहीं, बैक्टीरिया डेवलप होता है वहां पे। तो जो पशुपालन हो रहा है भैंस के लेवल का हो रहा है या किसी अन्य पशु का, उससे भी उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल उसको साफ सफाई के लिए समय चाहिए। तो और भी जो हाइजेनिक है वो इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हो पाता। तो ये विषय चरागाह तो के लिए कई कई स्टेट्स में मूवमेंट चले हैं, कई लोग मूवमेंट चला रहे हैं, कई हमारे धर्मात्मा धर्मगुरु जी बाबा जी लोग चला रहे हैं मूवमेंट, कई सरकारों ने भी ध्यान दिया है, चरागाह की भूमि मुक्त करा रहे हैं। और वो मुक्त हो जाए भूमि, चरागाह के लिए ही बनी रहे। और गाय, या गाय का मतलब यह है कि जितना भी किसी के पास पशु है वहां पर, भैंस है, दूसरे जानवर हैं, उनको सबको चराएं, चराने ले जाएं वहां पर। अच्छा लगता है कि वो घूम के भी आएंगे, जरा उनकी हेल्थ सही रहेगी, जो जहाँ घास है उससे चल के भी आएंगे, और जो उत्पादन है उस पर जो बर्डन पड़ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन, वो अपने आप कम हो जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये जो विषय था इसको बड़ी गहराई से हम सबके सामने रखा। और विषय तो एक गाय का था और गोचरान का था और पर्यावरण का था, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने आज हम सबको बताया कि सभी पशुओं के लिए जो चराने की व्यवस्था वो होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खूंटे पे खड़ा हुआ चाहे वो भैंस हो या कोई अन्य जानवर हो, अकेला नहीं है कि गौ माता के लिए ही गोचरान की व्यवस्था की जरूरत है। कि जो अन्य लोगों ने अन्य पशुओं को पाला हुआ है, जो उनका दूध की क्वालिटी है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, जो उनके पालने की समस्या है उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। और सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि जो पशुपालन के माध्यम से एक रोजगार का बड़ा अवसर गांव के स्तर पे उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए जो चराने की व्यवस्था है, जो गांव के अंदर पंचायती भूमियां हैं या चरान की भूमि है, उनको छोड़ा जाए, जिससे लोगों की जो पालने की व्यवस्था है वो ठीक हो जाए, वहां पे ग्रामीण स्तर पे रोजगार के साधन उपलब्ध हों। तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबका मार्गदर्शन किया कि कैसे गाय के माध्यम से पर्यावरण को पुष्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।